हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान रखते हुए 6 to 8 के लिए एसएसटी के प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हिस्ट्री से है, देखते हैं। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कॉलेज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? अगर भारत में पूछा जाए तो 1605 में। 1605 में कहाँ पे? मुसलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपकी 1600 ईस्वी में हुई थी। अगर बात करें हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसकी स्थापना आपका 1664 में हुई थी। और पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत कब आए थे? तो 1498 में आए थे। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम है, देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले कौन आया? आप सभी को पता है 1498 में वास्को डी गामा यानी पुर्तगाली। उसके बाद आप कौन आया था? डच आए थे। उसके बाद आपका अंग्रेज आए थे। उसके बाद डेनिस आए थे। उसके बाद लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। क्रम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक थे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका लाला हरदयाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। 1913 में कहां पे? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार मोहन सिंह भाखना थे। ये भी ध्यान रखिएगा, सरदार सोहन सिंह भाखना जो इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, काफी बार ये प्रश्न बन चुका है बीपीएससी में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष जो है ये किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट राजवंश का था कौन? अमोघ वर्ष। बात करेंगे राष्ट्रकूट राजवंश की, इसकी स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। और राष्ट्रकूट वंश की पूछा जाता है, राजधानी क्या थी? मान्यखेत। मान्यखेत इसकी राजधानी थी। भाषा क्या थी? कन्नड़ जो है भाषा थी। अगर हम बात करते हैं अमोघ वर्ष की, अब ठीक है, अमोघ वर्ष की कार्यकाल की बात करें तो आप 814 से लेकर 878 ईस्वी तक जो है ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था। और इसने वीर नारायण की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखिएगा, वीर नारायण की उपाधि इसने धारण की थी। और अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना की थी। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। ये भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हंटर समिति। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था ये? तो ये किसके लिए हुआ था? तो जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, उसी के विरोध में जो है लोग इकट्ठा हुए थे जालियांवाला बाग में। और 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड हुआ था। यह गोली चलाने का आदेश यहाँ पे किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने दिया था। ये भी ध्यान रखिएगा। और जनरल डायर की जो है हत्या किसने की थी? 13 मार्च। ध्यान रखिए, ये भी पूछा जाता है। 13 मार्च 1940 को जो है जनरल डायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने की थी। ठीक है, ऊधम सिंह ने, इंपॉर्टेंट है। अब हंटर कमेटी पे आ जाते हैं। तो हंटर कमेटी जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई थी। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1920 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और इसमें 8 सदस्य थे। हंटर कमीशन जो थी, इसमें कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे, जिसमें आपका 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय सदस्य थे। भारतीयों का नाम अक्सर पूछा जाता है, तो आप ध्यान सुनिएगा। पहले थे आपका चिमनलाल सीतलवाड़। आपका दूसरे थे साहबजादा सुल्तान अहमद। और तीसरे थे जगत नारायण। तीनों का नाम ध्यान रखिएगा आप, ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, पूछ रहा है किस महीने में? तो आप सभी को पता है
8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई थी। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अगस्त। इसे ही अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इसी में आपका करो या मरो का नारा दिया था किसने? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, एक प्रश्न और बनता है, 1942 के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष आपके अबुल कलाम आजाद थे। ये भी ध्यान रखिएगा, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूर्ति कला की गंधार शैली किसका मिश्रण था? मूर्ति कला की गंधार शैली जो है ये किसका मिश्रण? तो आपका हो जाएगा ये भारत और यूनानी का था, यानी भारतीय और यूनानी शैली का था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूर्ति कला इसे ही आप इंडो ग्रीक जिसे कहते हैं, इंडो ग्रीक शैली कहा जाता है, और या इसी को ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी इसी को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट कभी कभी प्रश्न बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो गंधार शैली है इसका सर्वाधिक विकास जो है आपका किसके काल में? कुषाण काल में। किसके काल में? कुषाण वंश में इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। और इस शैली में बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई थी। ये सब पॉइंट्स इसमें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सर थॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? सर थॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? आपका ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, जहांगीर से। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये थॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में आया कब था? तो 1615 ईस्वी में आया था। 1615 ईस्वी में आया था, इसको ध्यान रखिएगा। और ये सम्राट जेम्स प्रथम का दूत था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पहले भी आ चुके थे जहांगीर के काल में, कौन? हाकिंस भी आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। अष्टप्रधान कभी डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि अष्टप्रधान किससे संबंधित? ये मराठा साम्राज्य, इसको किसने शुरू किया था? तो शिवाजी ने इसे शुरू किया था। कब किया था? तो 1674 में इसे शुरू किया था। किसने? शिवाजी ने। इसमें कितने थे? तो 8 मंत्रियों का समूह था ये। तो इसकी विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। इसके 7 मंत्रीगण ब्राह्मण होते थे। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन कौन शामिल होता है आप ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं, नाम रिपीट कर रहा हूं सबका, आप इसको रिविजन कर लीजिएगा। पेशवा, देखिए पहले होता था पेशवा, उसके बाद आपका सारे नौबत, ये इसके पास सैन्य विभाग होता था। उसके बाद आपका आमत्य, सचिव, सुमंत, वाकिया नवीस, पंडित राव और न्यायाधीश। टोटल 8 थे। इसको आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी नाम भी पूछ लेता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष, इसे आप हिंदी में भारत संघ कहा, कभी कभी आ जाता है। भारत संघ के संस्थापक अध्यक्ष पूछ रहा है इसमें, तो संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपका 26 जुलाई 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। और इसके पहले अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और सचिव कौन थे? तो आनंद मोहन बोस जो है इसके सचिव थे। और इसी का विलय जो है 1886 ईस्वी में कांग्रेस में हो गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। सारे प्रश्न जो है ये बीपीएससी द्वारा पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई? आप सभी को पता है औद्योगिक क्रांति कहां पे हुई थी? तो आपका इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति कब से कब चली थी? तो 1780 से लेकर लगभग 1850 तक चली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है किस वंश का शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यह आपका सातवाहन वंश का शासक था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। कार्यकाल की बात करें अगर गौतमी पुत्र सतकर्णी की, तो आपका 106 ईस्वी से 130 ईस्वी, और इसे ही अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। और अद्वितीय ब्राह्मण कभी कभी पूछ लेता है, अगर डिटेल में जाएगा, अद्वितीय ब्राह्मण जो है किस अभिलेख में इसे कहा गया है? तो इसे नासिक अभिलेख, ध्यान रखिएगा, नासिक जो का अभिलेख जो है इसी से संबंधित है, इसमें इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। और एक प्रश्न और बनता है कि जो है शक शासक नहपान को किसने हराया था? तो शक शासक नहपान को जो है इसी ने हराया था, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हराया था। ठीक है, सातवाहन वंश की और हम बात कर लेते हैं।
इसकी स्थापना किसने की थी? सिमुक ने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों मैं डिटेल में चल रहा हूं क्योंकि टाइम कम है, ज्यादा एक ही महीने का टाइम है, तो जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगरा शहर का निर्माण करवाया था, आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने इसका निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है, कब करवाया था? 1504 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, और सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासक था। अच्छा, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना की थी। और सिकंदर लोदी का अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं 1489 से लेकर 1517 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? 1857 की क्रांति में पूछ रहा है बिहार का क्रम, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए रोहिणी, उसके बाद पटना, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद जगदीशपुर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 1। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सती प्रथा का अवैध जो है घोषित कब किया गया था? तो आपका किया गया था 1829 में। किसके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है आपका क्या था? प्रथम क्या था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अच्छा, इसे गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा इसे गवर्नर जनरल बनाया गया था भारत का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखिएगा। और हम बात करते हैं डलहौजी के समय में क्या आया था? आपका रेल व्यवस्था की शुरुआत, डाक व्यवस्था, ये सब किसके समय में? डलहौजी के समय। कैनिंग के समय में क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुई थी। और क्या हुआ था? ये जो है भारत का पहला वायसराय भी है। पहला वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है। कार्नवालिस की बात करें, अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्नवालिस को कहा जाता है। पुलिस सेवा, सिविल सेवा का जनक कार्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए, बस मिलान करना है। मेगस्थनीज जो है किसके समय में आया था? मेगस्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। इसकी पुस्तिका ध्यान रखिए आप, इंडिका जो है इसकी पुस्तक है, इंडिका। ठीक है, और मेगस्थनीज किसके समय में? ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, यानी मौर्य वंश से संबंधित था। फायान किसके समय में आया था? तो आप किसको भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न बनता है। फायान किसके समय में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, जिसे आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, उसके समय में कौन? फायान आया था। और ये आपका जो है चीन का यात्री था। और इसका मतलब ये किस वंश से? गुप्त वंश से। हेनसांग की बात करें, ये किसके समय में आया था? आपका ये हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन के समय में ये भी चीनी यात्री था। तो हर्षवर्धन किस वंश के थे? तो पुष्यभूति वंश के थे। ये भी मिलान हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए, सत्य कथन को चुनिए। पहला कह रहा है, बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। नहीं, गलत है। बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करने थे, ये गलत है। ये भी अगला कह रहा है, बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षधर थे। नहीं, ये सब इसके विरोधी थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक, ये सही है। बुद्ध और महावीर जो है ये कर्मवाद में विश्वास करते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था। मास्टर दा किसे कहा जाता है? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्यसेन। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें 1930, ध्यान रखिएगा, 1930 चटगांव शस्त्रागार आक्रमण के नेतृत्व के लिए जाना जाता है। किसे? सूर्यसेन को। और इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। किसकी? इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है। और शस्त्रागार ये जो चटगांव हुआ था कब? 1930 में। और इसी के लिए इन्हें 12 जनवरी 1934 में फांसी भी हो गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्हें मास्टरदा कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम क्या था? 13 वर्ष का में कौन बना था? तो अकबर बना था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर के कार्यकाल की बात करें 1556 से लेकर 1605 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, इब्न बतूता भारत आया तो भारत का शासक कौन था? ये प्रश्न, सारे प्रश्न जो है बीपीएससी में बन चुके हैं, सारे रिपीटेड प्रश्न हैं। तो बीपीएससी अगर करवा रही है तो उसी हिसाब से अपना प्रश्न पूछेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, इब्न बतूता भारत आया तो भारत का शासक कौन था? तो उस समय कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन आया था? इब्न बतूता आया था। अभी मैंने जो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें भी ये प्रश्न आया था। और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। 1333 ईस्वी में आया था। और इसकी पुस्तक ध्यान रखिएगा आप, किताब उल रहेला।
किताब उल रहेला जो है इसकी पुस्तक है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेर शाह का शासन था? शेर शाह का शासन किसके मध्यवर्ती काल में? तो आपका हुमायूं और अकबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर है। शेर शाह की काल की बात करते हैं 1540 से लेकर 1545। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाबर एवं राणा सांगा के बीच युद्ध को कहा जाता है? बाबर और कौन? राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध? तो खानवा का युद्ध। आप सभी को पता है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। देखिए बाबर के जो सारे युद्ध हैं, पहला आपका कौन सा था? पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध कब? 1526 ईस्वी में। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। उसके बाद दूसरा आपका 1527 में खानवा का युद्ध। किसके बीच? बाबर एवं राणा सांगा के बीच। उसके बाद आपका आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब? 1528 में। 1528 किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच। उसके बाद आपका घाघरा का युद्ध कब? 1529 में। किसके बीच? बाबर एवं महमूद लोधी के बीच। ठीक है। और उसके बाद 1530 में बाबर क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। आप सभी को पता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिवीजन करवा दे रहा हूं। अगला प्रश्न है, अशोक के 14 शिलालेख पाए गए हैं। अशोक के 14 शिलालेख जो है ये कहां से पाए गए हैं? तो आपका हो जाएगा इसमें गिरनार से भी पाए गए। देखिए अशोक के जो 14 लेख हैं ये आपके 8 विभिन्न स्थानों से पाए गए हैं, जिसमें आपका गिरनार भी शामिल है। तो आप क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अशोक को 14 लेख कितने? 8 स्थानों पर। एक है स्तंभ लेख, जो स्तंभ लेख है वो 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 8 स्थानों का नाम बता दे रहा हूं, आप इसको ऐसे रिपीट कर लीजिएगा, पूछा तो नहीं जाएगा वैसे। धौली, शाहबाजगढ़ी, मनसेहरा, कालसी, जौगढ़, सोपारा, एरागुड़ी और गिरनार से 8 जगहों से प्राप्त हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, आप इसको नोट करिएगा। 13वें शिलालेख में, अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें आपका किसका उल्लेख मिलता है? कलिंग के युद्ध का। ठीक है, कलिंग युद्ध ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? कुशल संगीतज्ञ कौन था? तो आप ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त। क्या बजाता था? तो आपका बीड़ा बजाता था। और इसे क्या कहा जाता है? इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किस वंश का था? तो ये आपका गुप्त वंश का था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राजवंशों को सही सही कालक्रम में सजाइए। ठीक है, देखते हैं। पहले आपका कौन सा? देखिए ऑप्शन इसी हिसाब से पहले आपका ऐसे देख लेते हैं। हर्यक वंश, पहले आपका हर्यक वंश था। उसके बाद आपका शिशुनाग वंश था। शिशुनाग के बाद वंश के बाद आपका नंद वंश। नंद वंश के बाद आपका मौर्य वंश था। उसके बाद आपका कुषाण वंश, सातवाहन और गुप्त। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले कौन सा? मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद कौन सा? आपका कुषाण वंश। कुषाण वंश के बाद आपका सातवाहन वंश। लास्ट में आपका कौन सा? गुप्त वंश। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब भूगोल के प्रश्न देखिए, इसमें 25 प्रश्न जो है आपका किसके दिया है? हिस्ट्री का। फिर 25 प्रश्न आपका इसमें भूगोल का दिया है। और फिर आपका जो है बचे प्रश्न आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है। यही आपका पूछा जाएगा एसएसटी में। ठीक है। भूगोल के प्रश्न देखते हैं। पहला है, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं, क्योंकि देखिए वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं, यानी नमी जो ग्रहण करते हैं। और क्योंकि इसे क्यों कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं। सही है। ये जल का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। और इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन व प्रक्रिया, यानी संघनन की प्रक्रिया होती है। सही है। उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य किन देशांतरों के बीच अवस्थित है? बिहार राज्य जो है किन देशांतरों के बीच अवस्थित है? तो अगर इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यही नजदीक आता है, लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के बीच में आता है। देखिए आप बिहार राज्य के अगर हम बात करते हैं देशांतरी विस्तार के, तो कितना है? 83 मिनट से लेकर 83 अंश 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 मिनट 17 सेकंड मान लेते हैं, लगभग इतना है। ठीक है, 17 मिनट। ठीक है, इतना है 83 से 88 के बीच में, मिलता जुलता यही है। ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समुद्र तल पर समानतः वायुमंडलीय दाब कितना होता है? समुद्र तल पर समानतः वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो आपका हो जाता है 1013.25। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो, मिलीबार। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वायु दाब जो है किससे नापते हैं? तो बैरोमीटर से वायु दाब नापते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दो समांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को कहते हैं। दो समांतर जो है क्या है? भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे आपका भ्रंश घाटी कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए
तनाव मूलक बल के कारण जब दो समांतर भ्रंशों के बीच चट्टानी भाग क्या होते हैं, नीचे धंस जाता है, तो इस प्रकार की निर्मित घाटी को क्या कहा जाता है, उसे भ्रंश घाटी कहा जाता है। भ्रंश घाटी उसे कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर भ्रंश घाटी के उदाहरण की बात करें, आपने सुना होगा नर्मदा और ताप्ती नदी किसमें बहती हैं, या आपका भ्रंश घाटी में बहती हैं। और हम बात करें अगर विश्व की, तो यूरोप की जो राइन नदी घाटी है वो भी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। नील नदी की जो घाटी है वो भी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। उदाहरण भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियम के कारण पवनें विक्षेपित होती हैं। फेरल का नियम क्या था, देखिए फेरल का नियम था पृथ्वी की गति के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में किस ओर मुड़ जाती हैं, तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती हैं, आपका बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में कौन सा, उत्तरी गोलार्ध में आपका बाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर उत्तरी गोलार्ध में आपका दाएं ओर, कैसे ओर, दाएं ओर उत्तरी गोलार्ध में, और नीचे की बात करते हैं अगर हम तो दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाती हैं। तो आपका पूछ रहा है कौन सा कारण बने विक्षेपित होती हैं, तो इसकी कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके दाईं ओर। हमें बात करा उत्तरी गोलार्ध की बात करा, ठीक है, दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाया, और नीचे जो होता है वो बाया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है जो प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा प्लूटोनियम, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है, तो उसे आपका ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे, जब बीच का भाग यथावत रहे तथा किनारे का भाग क्या होता है, अवतलन हो जाए उसका, यानी दब जाए, तो जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी का, ये सब ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। फ्रांस का जो वासजेस पर्वत है, ये भी उसका उदाहरण है। और जो भारत का सतपुरा रेंज है, ये भी आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ये सब ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून चलती है, तो आपका हो जाएगा कब चलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जून से दक्षिण पश्चिमी, ठीक है, जून से आपका हो जाएगा सितंबर के बीच। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है। उत्तर पश्चिमी भाग जो है किससे घिरा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सोमेश्वर पहाड़ी। देखिए, मान लीजिए ये बिहार का मैप है, ठीक है, तो आपका जो है उत्तर पश्चिम में कौन सा आपका सोमेश्वर पहाड़ी है, कैमूर पहाड़ी आपका इधर है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब जहाज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तिथि क्या होती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, तो आपका जो 180 डिग्री देशांतर है उसे आपका क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहता है। कह रहा है जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पश्चिम से कोई जहाज आता है पूर्व की ओर, तो क्या होता है, दिन एक बढ़ जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाता है, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, यानी सुमेलित करना है। एक तरफ खनन क्षेत्र दिए हैं और दूसरी तरफ खनिज दिए हैं। खेतड़ी की बात करें, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। नेवली की बात करते हैं, नेवली आपका तमिलनाडु में है, ये लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा ये आपका इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड में है। और कुंद्रेमिक लोहा के लिए ये आपका कर्नाटक में है, ठीक है, इसी से आप मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है। चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में, तो आपका चूना पत्थर क्षेत्र में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोन स्टेटा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जोन स्टेटा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आपका हो जाएगा टेलर ने, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जनगणना में भारत की जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक हुई। ऋणात्मक वृद्धि यानी माइनस में, तो आपका हो जाएगा 1921 में। 19 को जो 21 ईस्वी है, इसे भारत की जनगणना का महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। लौह अयस्क का निर्यात तो सबसे ज्यादा कहां सा, विशाखापत्तनम और मुर्मुगांव। ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। विशाखापत्तनम कहां पे है, आंध्र प्रदेश में, और मुर्मुगांव गांव कहां पे है, गोवा में है। बंदरगाह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश पेट्रोलियम का, तो आपका वेनेजुएला। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। काफी सबसे ज्यादा कहां, ब्राजील में। अगला प्रश्न है,
भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? वनस्पति के संबंध में देखते हैं, पहला कह रहा है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। सही बात है, जहां वर्षा ज्यादा होती वहां पे सघन वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय। अगला कह रहा है औसत वर्ष वाले क्षेत्र में मानसूनी, जैसे ठीक अपने यहाँ जैसे बिहार वगैरह में ये सब कहाँ तो मानसून में पाए जाते हैं, मानसून वाले। अगला है निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण, जहां कम वर्षा होती है वहां शीतोष्ण, जैसे देवदार वगैरह। तो आपका हो जाएगा 4, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है देख लेते हैं। तो चोकोस्लाविया, ये प्रयाग सही है। डेनमार्क की बात करें, कोपेनहेगन सही है। इथोपिया की राजधानी सुवा नहीं है। सुवा जो है ये किसकी राजधानी है? तो आपका फिजी की राजधानी। किसकी? फिजी की। अच्छा, इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाब। अदिस अबाब जो है यहाँ की राजधानी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, कैस्पियन सागर या झील स्थित है? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो आपका कुछ यूरोप में है, कुछ एशिया में है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। पूछा जाता है कैस्पियन सागर की जो है इस झील है, इसकी सीमा कितने देशों से? 5 देशों से लगती है। आप नोट करिएगा कौन कौन से? ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, रूस और कजाकिस्तान से 5 देशों से लगती है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय समुद्र जलवायु की विशेषता क्या है? भूमध्य सागरीय जो है समुद्री जलवायु जो है कहाँ पाई जाती है? तो भूमध्य सागर के आसपास पाई जाती है जो जलवायु, उसे ही आपका भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। तो ये आपका कैसी होती है? तो आपका शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र सर्दियां होती है यहाँ पे। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगर अक्षांश की बात करें, ये आपका 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच में होता है। और इसके अंतर्गत आप कौन कौन से देश आते हैं? फ्रांस, इटली, कैलिफोर्निया, सब इसके आते हैं, तो इसी के अंतर्गत आते हैं। और ये शराब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शराब के उत्पादन के लिए ये जलवायु बहुत ही उपयोगी होती है। अगला है, दक्षिण गोलार्ध का ग्रीष्म अयनात कब होता है? देखिए उल्टा पूछा है, दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनात पूछ रहा है, तो हो जाएगा 22 दिसंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें हम, तो 21 जून। कब? 21 जून, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब? 21 जून का। अगर पूछे दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो 22 दिसंबर। 21 जून को सूर्य कहाँ? कर्क रेखा पर होता है। और मकर रेखा पर कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। 2 डेट और ध्यान रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। इस दिन क्या होता है? सूर्य जो है भूमध्य रेखा, जिसे विषु कहते हैं। तो चारों डेट आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पौधे की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? उपज के लिए, पौधों के लिए, तो आपका दोमट मिट्टी। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों के उत्तर की ओर आकर मिलती हैं? गंगा में पूछ रहा कौन से उत्तर की ओर आकर मिलती हैं, तो आपका हो जाएगा जैसे गंडक हुआ, बागमती, कोसी, घाघरा, ये सब कहां से मिलती हैं? तो आपका मिलती हैं इधर से, उत्तर की ओर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गंडक, कमला, बागमती। कर्मनाशा नहीं होगा, ये नीचे आपका जो है दक्षिण की तरफ से आती है। आपका पुनपुन भी नहीं होगा, इसी हिसाब से काट लीजिएगा। सोन भी नहीं होगा, नीचे से आती है, तो आपका 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? भारत का पिट्सबर्ग। अच्छा, पिट्सबर्ग कहाँ पे है? तो ये आपका अमेरिका में है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? आपका लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है जमशेदपुर को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला बढ़ते हैं, भारत में सबसे छोटा घुमावदार पर्वत कौन सा है? सबसे छोटा घुमावदार पर्वत कौन सा है? तो आपका हो जाएगा शिवालिक श्रेणी। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अरावली की, तो आपका ये अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। बिंद पर्वत की बात करते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुडविल जो है इसकी सबसे चोटी है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर इसकी चोटी है। ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इकोनॉमिक्स के प्रश्न आ गए। अगला है, निम्नलिखित में से क्या बजट के पूंजी खाते में सम्मिलित होता है? बजट के पूंजी खाते में क्या सम्मिलित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन इसका हो जाएगा 1, सार्वजनिक उधारी से प्राप्त आय क्या कहा जाता है? उसे पूंजी खाते में आते हैं। और अगर राजस्व खाते की बात करते हैं, जिसमें आयकर वगैरह, उत्पाद शुल्क वगैरह ये सब किसमें आते हैं? तो राजस्व में आते हैं। पूंजी खाते में कैपिटल में कौन आता है? आपका जो उधार होता है, और सार्वजनिक उधारी जो उससे जो प्राप्त आय होती है वो इसी में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्दिष्ट होता है। एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा किसमें? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3,
वित्त निभाव प्राप्तियों और वित्त निभाव भुगतानों के बीच का अंतर, यानी प्राप्तियों और भुगतानों के बीच का अंतर क्या होता है? भुगतान संतुलन घाटा कहलाता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए, भुगतान संतुलन घाटा का अर्थ होता है कि देश निर्यात की तुलना में अधिक वस्तुओं का क्या कर रहा है? आयात कर रहा है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई है, तो उसको क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सरकारी प्रतिभूतियों को बिक्री करे और बैंक दर को बढ़ा दे। सरकारी प्रतिभूतियों को अगर बिक्री करेगी तो जो बैंक वगैरह है वो खरीदेंगे, तो क्या होगा? मार्केट जो देख क्या होता है, जब पैसा ज्यादा आ जाता, वैल्यू कम हो जाती है। मुद्रास्फीति क्या होती है? जब मुद्रा की जो इकाई का मूल्य होता है कम हो जाता है, हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है किसी चीज खरीदने के लिए, तो यही आपका मुद्रास्फीति होती है। जब सरकारी प्रतिभूति खरीदेंगे तो पैसा चला जाएगा, और दर बढ़ा देंगे तो लोग लोन वगैरह नहीं लेंगे। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब, देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर हो, यानी मांग और आपूर्ति बराबर, तो क्या होता है? भुगतान शेष संतुलन। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इंपॉर्टेंट है, ये आपका बनाया गया था 1986 में। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि एक देश ने स्वतंत्र रूप से प्रवाहित विनिमय दर प्रणाली को अपनाया, अन्य बातें पूर्ववत रहे तो यदि देश की कीमत स्तर बढ़ जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? करा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित विनिमय दर प्रणाली को अपनाया, अन्य बातें पूर्ववत रहे तो यदि देश में कीमत स्तर बढ़ जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? तो हो जाएगा 1, देश की मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाएगी और क्या होता है? मुद्रा का जो मूल्य होगा वो ह्रास हो जाएगा, यानी घट जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित करों की आय पर विचार कीजिए, निम्नलिखित प्रकारों की आय की पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रम देखना है तो आपका पहले हो जाएगा राष्ट्रीय आय, उसके बाद आपका कौन सा? उसके बाद आपका निजी, उसके बाद आपका वैयक्तिक, उसके बाद प्रयोज्य। तो इस हिसाब से आप मिला लीजिएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है? केंद्र सरकार के राजस्व व्यय पूछ रहा है यहाँ पे, यानी सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, ब्याज भुगतान में। और पैसा भी आता सबसे ज्यादा यहीं से है, और ब्याज की जो लोन वगैरह लेते हैं तो वो भुगतान भी राजस्व व्यय में यही आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा यहीं पे जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसर चयनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो आपका हो जाएगा 1, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं। साधारणता किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है। अनुकूलतम जनसंख्या का अभिप्राय पूछ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। जब क्या होता है? व्यक्तियों से हमें जो जनसंख्या है उससे हमें उत्पादन प्रोडक्टिविटी मिलती है, तो वो वही कह रहा है। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब आते हैं हम पॉलिटी पे। ठीक है, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा का सार कहां से लिया गया है? इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा कहां से? तो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ अमेरिका से और क्या लिया गया है? आपका मूल अधिकार भी यहां से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद भी आपका यहां से लिया गया है, ये सब ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका भी यहीं से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, यहां से क्या लिया गया है? राज्यसभा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहां से? दक्षिण अफ्रीका का। रिवीजन करा रहा हूं मैं। और ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? आपका संसदीय प्रणाली यहां से लिया गया है। और क्या लिया गया है? एकल नागरिकता लिया गया है। फ्रांस की बात करते हैं, यहां से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता यहां से लिया गया है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय राजनीति व्यवस्था का स्वरूप पूछ रहा है, कैसा है? तो भारत कैसा है? तो गणतंत्री है, यानी गणतंत्र भी है। संघ है, सही है। संघी है, ये भी सही है। संसदीय है, तो 3 इसका राइट है। अध्यात्मक तो है नहीं, ये कहां पे है? तो अब अमेरिका में है। एकात्मक भी नहीं है, संघात्मक है। ठीक है, संसदीय तो है, एकात्मक नहीं है। गणतंत्री, एकात्मक, अध्यक्षतात्मक नहीं है। ठीक है, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम और गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो गैर कांग्रेसी कौन बने थे पहले? तो आपका मोरारजी देसाई। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। उसके पहले जो भी बनते थे प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे। मोरारजी देसाई कब बने थे? 1977 से लेकर 1979 तक ये थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसकी देख रेख में
जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है। जिले में, सही बात, जिले में तो डीएम यानी जिलाधीश, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? मौलिक अधिकारों जो रिट होती है किसके द्वारा? तो आपका केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट बात करें किस आर्टिकल के तहत जारी करता है, तो आर्टिकल 32 के तहत, और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुद्रा लेखा अधिकारी किसके आय व्यय की जांच नहीं करेंगे? मुद्रा लेखा अधिकारी किसके आय व्यय का जांच नहीं करेंगे? तो आपका नगर निगम का नहीं करेंगे, बाकी राज्य सरकार करेंगे, केंद्र सरकार के सरकारी उद्यम में, तो इसका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या नौकरशाही की विशेषता नहीं है? नौकरशाही की विशेषता कौन सी नहीं पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा अक्षमता। अक्षमता नहीं, यहाँ पे क्षमता होती है, क्षमता विशेषता होती है। नौकरशाही यानी जो जैसे आईपीएस वगैरह, आईएएस, यही सब आपका नौकरशाही में आता है। तो इसमें अस्थायित्व होता है, अस्थायित्व तो आता है, तटस्थता होती है, गोपनीयता होती है, क्षमता होती है, ये अक्षमता नहीं होती है। थी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदारवाद किसका हित चाहता है? उदारवाद जो है किसका? तो धनवानों को चाहता है। बाकी अगर समाजवाद अगर बात करें तो आपका निर्धनों सभी का चाहता है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? भारत की स्वतंत्रता जो है किसके लिए आवश्यक है? तो आप सभी को पता है, तो लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र जरूरत है। भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए? तो चाहिए ही वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र में होनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज का समर्थक था? कल्याणकारी राज का समर्थक कौन था? तो आपका जवाहरलाल नेहरू, वो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, 70 का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं? केंद्र सरकार के उपराज्यपाल जो स्वतंत्र रूप से किसमें है? तो आपका ऑप्शन 4, नागरिकों के लिए राशन का वितरण, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राशन भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी होनी चाहिए? एक साल में जो है कितनी बैठक? देखिए, कम से कम 2 होनी चाहिए। ठीक है, और अधिकतम 3 होती है। और कहा गया है कि जो है 2 सत्रों के बीच में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। पूछा जाता है कितने माह का? 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो आपका द्विदलीय, ऑप्शन 4 इसका, जैसे अमेरिका में है और 4 इसका करेक्ट आंसर। बहुदलीय नहीं, भारत में है, तो स्थायित्व कहाँ रहता है? अगला बढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय तो राज्य, 3 इसका राइट आंसर है। राज्य में क्या क्या आता है? राज्य के तत्व की बात करें तो आपका इसमें जनसंख्या आता है, 5 चीजों से मिलकर बनता है। 4 आपका जनसंख्या आता है, उसके बाद सरकार, उसके बाद संप्रभुता, भूभाग। ठीक है, ये आपके राज्य के तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय किसने दिया था? आपका 3 अशोक मेहता समिति ने दिया था। अशोक मेहता समिति का गठन आपका 1977 में। अगर पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय किसने दिया था? त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि पहली पंचायत कौन सी थी त्रिस्तरीय पंचायत, तो नागौर थी। नागौर ये आपका राजस्थान में, और इसका जो है घोषणा, जो इसका उद्घाटन किया था आपका 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। नागौर ध्यान रखिएगा पहली त्रिस्तरीय पंचायत थी। और नगर जो ये ग्राम पंचायत है, इसको संवैधानिक दर्जा का प्राप्त दिया गया था, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और ग्राम पंचायत अगर ठीक है किसके, आपका ग्राम पंचायत किस अनुसूची की बात करें? ये 11वीं अनुसूची में से शामिल किया गया। अगर हम नगर पंचायत की बात करते हैं तो 74वें संविधान संशोधन, ये भी ध्यान रखिए। ये सब जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। ये विचार किसका है? तो ये विचार आपका जवाहरलाल नेहरू का था। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? संविधान सभा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, मंत्रिमंडलीय मिशन। ये कैबिनेट मिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अनुसार किसका? संविधान सभा का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और इसके अध्यक्ष में कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष बनाए गए। और ये पहले अध्यक्ष थे, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी थे। अगर अस्थायी की बात करें कब बनाए गए थे? 11 दिसंबर 1946 में जो बैठक हुई थी, उसमें कौन बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या बनाए गए थे? स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र के जनक माने जाते हैं।
राजनीति शास्त्र के जनक किसे? तो अरस्तु को कहा जाता है। 1 2 उसका सही जगह 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत कौन सा है? राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत तो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विकासवादी सिद्धांत। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? संप्रभुता लोकप्रिय जो है संप्रभुता ये किसमें? तो जनता में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो है एसएसटी के 80 प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद आपका सामान्य अध्ययन का है, इसको हम अलग से करेंगे। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।